जय हिंद। प्रजनन यह चौथी तथा महत्वपूर्ण समानता है जो सभी सजीवों में आवश्यक रूप से पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, पौधे, जंतु, यहाँ तक कि विषाणु में भी प्रजनन की क्षमता आवश्यक रूप से पाई जाती है। प्रजनन की विभिन्न विधियाँ हो सकती हैं, परंतु सभी सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करके पृथ्वी पर अपनी सत्ता को, अपने वंश को बनाए रखने की प्राकृतिक रूप से क्षमता पाई जाती है। इसे कहते हैं प्रजनन, और यह क्षमता मृत अथवा निर्जीवों में नहीं पाई जाती। जीवों में जन्म की आवश्यकता क्यों होती है? क्या हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जीवन की सभी आवश्यक क्रियाएं सुचारू रूप से चलते रहने के लिए, अंतः वातावरण की अखंडता को बनाए रखने के लिए, जैविक क्रिया के संपादन के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है? ऐसा नहीं है। प्रजनन की आवश्यकता इन सब कार्यों के लिए नहीं होती। प्रजनन की आवश्यकता हमें अपने संतान को उत्पन्न करके पृथ्वी पर अपने वंश को बनाए रखने के लिए होती है। सभी जंतुओं में, जीवों में, वनस्पतियों में यह क्षमता आवश्यक रूप से पाई जाती है। जीवित रहने के लिए भी प्रजनन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। सामान्यतः पौधों में प्रजनन की क्षमता जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। जैसे एक मादा एस्केरिस अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे दे सकती है, और यदि वह 2.5 करोड़ अंडे देती है और प्रत्येक अंडे से शिशु उत्पन्न होते हैं, तो जरा सोचें कितनी अधिक संख्या हमारी आंतों में भर जाएगी। परंतु इस प्रकार अधिक संतान उत्पन्न करने वाली क्षमता के जो जातियां होती हैं, उनमें मात्र 10% ही शेष रहते हैं। शेष जीवन संघर्ष के दौरान नष्ट हो जाते हैं, परंतु यह क्षमता पाई जाती है जंतु और वनस्पति दोनों में। तो आइए देखें एक मादा एस्केरिस में 2.5 करोड़ अंडे देने की क्षमता कैसे होती है। उसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहे हैं यूट्यूब की सहायता से। अन्य जंतुओं की भांति मनुष्य में भी प्रजनन के द्वारा संतान उत्पत्ति की क्षमता पाई जाती है। आपकी स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं के द्वारा उत्पन्न संतति के फोटोग्राफ्स हैं, जिससे पता चलता है कि सभी प्रकार के जंतुओं में यह क्षमता आवश्यक रूप से पाई जाती है। भिन्न भिन्न प्रजातियों की उपस्थिति यह बताती है कि सभी जीवों में यह क्षमता प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती है। देख सकते हैं रेंगने वाले जीव सर्प हो अथवा वृक्षाश्रयी कपी श्रेणी के प्राइमेट्स हो, जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हो, सभी प्रकार के जीवों में यह क्षमता होती है। श्वसन यह जीवों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सजीवता को प्रदर्शित करने वाला लक्षण माना जाता है। परंतु जंतुओं में श्वसन परिलक्षित होता है, हम उसे देख सकते हैं, परंतु पौधों में यह परिलक्षित नहीं होता। फिर भी पौधे, जंतु, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी जीवों में श्वसन आवश्यक रूप से पाया जाता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायुमंडल से ग्रहण किए गए ऑक्सीजन का उपयोग करके हम भोजन के अवयवों में उपस्थित ग्लूकोज का विखंडन करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात पौधे हों अथवा जंतु हों, उन सब में ग्लूकोज का विखंडन तथा एटीपी का उत्पादन यह कॉमन थिंग है। सभी में किसी भी श्रेणी के जीव हों, उनमें ग्लूकोज का ही विखंडन होगा, तभी एटीपी का उत्पत्ति होगी।
तो यह कॉमन थिंग है, कॉमन सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, जिसे हम सेल्फ फ्यूल कहते हैं। हर प्रकार की कोशिका में ग्लूकोज ही ईंधन की भांति कार्य करता है, प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक। परंतु श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करने और CO2 छोड़ने, इनहेल और एक्सहेल दोनों के लिए, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के लिए विशेष प्रकार के श्वसनांग होते हैं। देखें, यह एक कीट है। इस कीट में जो श्वसन के लिए अंग है वह है बुकलंग्स, बुकलंग्स। यह एक स्पंज है जिसमें सामान्य जल के द्वारा ऑक्सीजन तथा CO2 का विसरण क्रिया द्वारा आदान प्रदान होता है। श्वसन की प्रक्रिया यह भी है। यह एक कैटरपिलर है जिसमें अनेकों सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं स्पाइरकल। मछलियों में गिल द्वारा श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। यह एक पक्षी है जिसमें फेफड़े पाए जाते हैं। मनुष्य में भी फेफड़े पाए जाते हैं। अनेकों जल जीव भी हैं जिसमें फेफड़ों द्वारा ब्रीदिंग होती है, सांस ग्रहण करने और श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न श्वसनांगों का प्रयोग करते हैं। जैसे मेढक, ये त्वचा त्वक के द्वारा क्यूटिनियस रेस्पिरेशन भी करता है। लंग भी होते हैं और जब वह टैडपोल की अवस्था में पाया जाता है तो उसमें गिल द्वारा श्वसन होता है। तो विभिन्न प्रकार के श्वसनांग होते हैं, परंतु श्वसन की मूलभूत प्रक्रिया समान होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है। यदि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन श्वसन, और यदि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे कहते हैं अनाक्सीय श्वसन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। यह जंतुओं तथा पौधों में आवश्यक रूप से पाई जाती है, परंतु किसी भी निर्जीव अथवा मृत में श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती। आइए देखें, डॉल्फिन जो जलीय प्राणी है परंतु श्वासोच्छ्वास क्रिया के लिए, ब्रीदिंग के लिए किस प्रकार अपने मुख को पानी से ऊपर लाती है और फिर डाइव करती है। प्रत्येक 60 सेकंड में इसको एक बार ऊपर आने की आवश्यकता पड़ती है। उत्सर्जन, यह भी सजीवों का एक विशेष गुण है जो निर्जीवों में अथवा मृत पदार्थों में नहीं पाया जाता। सभी सजीवों में शरीर के अंदर दो प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। निर्माण की संगठनात्मक क्रिया कहलाती है उपचय, एनाबॉलिक, जैसे प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना, किसी हार्मोन अथवा एंजाइम का बनना, ये सभी निर्माणात्मक क्रियाएं हैं, इन्हें कहते हैं उपचय। परंतु विघटन की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अपचय, जैसे ग्लूकोज का विखंडन एवं ऊर्जा की उत्पत्ति, इन्हें कहते हैं कैटाबॉलिक। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, उपचय तथा अपचय, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है उपापचय या मेटाबॉलिक। इन दोनों प्रकार की प्रक्रिया में कुछ विशेष प्रकार के वर्ज्य पदार्थ, हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें शरीर में अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। इन्हें शरीर से बाहर निष्कासित करना हमारी आवश्यक होता है, यह व्यवस्था होती है, अन्यथा शरीर के अंतः वातावरण की अखंडता असंतुलित हो जाएगी और कई दशाओं में जीव की मृत्यु तक हो सकती है। तो अतः उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के नाइट्रोजन युक्त हानिकारक वर्ज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासित होना उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। ये जंतुओं एवं पौधों दोनों में पाई जाती है। जैसा कि श्वसन करने के लिए विशेष प्रकार के श्वसनांग होते हैं, उसी प्रकार उत्सर्जन करने के लिए विशेष प्रकार के उत्सर्जनांग होते हैं। नेफ्रिडिया, किडनी, लीवर, स्किन, अन्य रचना। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में उत्सर्जन के लिए जो विशेष अंग होते हैं, विशिष्ट रचनाएं होती हैं, वह है किडनी, स्किन, लीवर आदि। इनके विशेष कार्य होते हैं।
लीवर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को यूरिया में बदलने की प्रक्रिया होती है, रासायनिक संश्लेषण होता है। यहाँ पर उत्सर्जन की केमिकल फेज, बायोकेमिकल फेज पूर्ण होता है। यह एंजाइम की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है और बड़ी तीव्र दर से होती है। तो लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। इसमें यूरिया चक्र नाम की एक साइकिल होती है, जिसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला, किडनी, वृक्क। यकृत में यूरिया का संश्लेषण हुआ, उस यूरिया को यूरिन में बदलने की प्रक्रिया किडनी में होती है। इसके लिए इसमें अत्यंत पतली यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल या वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं, जो वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, यूरिन फॉर्मेशन। बच्चों, मैंने पहले बताया स्किन भी एक उत्सर्जी अंग होता है, उत्सर्जनांग है। और आप देख रहे हैं आपकी स्किन पर हाथों की त्वचा से स्वेद कण निकल रहे हैं, जल की छोटी छोटी बूंद निकल रही हैं। तो पसीने का, स्वेद का स्रावण भी उत्सर्जन की एक प्रक्रिया है, जो शरीर के ताप नियमन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा कुछ उत्सर्जी पदार्थों को बाहर भी निष्कासित करता है। आइए देखें उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य एवं हानिकारक पदार्थ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, जिन्हें शरीर में अधिक समय तक रोका नहीं जा सकता। ये अत्यंत विषाक्त होते हैं और शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। जब प्रोटीन का विखंडन होता है तो प्रोटीन के विखंडन के फलस्वरूप पेप्टोन्स एवं प्रोटियोजेस, पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, अमीनो एसिड, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल बनते हैं। ये 4 ऐसे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक वर्ज्य पदार्थ हैं जिन्हें बाहर उत्सर्जित करना अत्यावश्यक होता है। परंतु भिन्न भिन्न श्रेणी के जंतु उत्सर्जित पदार्थों को भिन्न भिन्न रूपों में उत्सर्जित करते हैं। आइए देखें, इस आधार पर जंतुओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। अमीनो एसिड के रूप में उत्सर्जन करने वाले जंतु अमीनोटिलिक, ऐसे जंतु जो अमोनिया के रूप में निष्कासित करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटिलिक, जैसे उभयचर। मनुष्य तथा अन्य प्राणी जो स्तनधारी के हैं वो यूरिया के रूप में, यूरिन के रूप में उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं, यूरियोटिलिक। और अधिकांश पक्षी, सरीसृप, सर्प ये यूरिक अम्ल के रूप में बाहर उत्सर्जित करते हैं, इन्हें कहते हैं यूरिकोटिलिक। इसी आधार पर उत्सर्जन की प्रक्रिया भी 4 प्रकार की हो गई। अमीनोटिलिक उत्सर्जन या अमीनोटिलिज्म, अमोनोटिलिक उत्सर्जन या अमोनोटिलिज्म, यूरियोटिलिक उत्सर्जन या यूरियोटिलिज्म तथा यूरिकोटिलिक उत्सर्जन या यूरिकोटिलिज्म। उत्सर्जन की प्रक्रिया का होना भी एक सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है।